इंडक्टेंस में क्या होता है? Whenever flux linked to a coil change, an EMF is induced. The flux linked to a coil change, an EMF is induced across the coil, और उसके कारण उस EMF के कारण उस coil में करंट फ्लो हो सकती है। ये क्या चीज है? इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग समझिए। ये एक कॉइल है, अगर इसके साथ एक फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए इसको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि चेंज होता हो। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा? हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के फ्लो होने से बनता है। एक सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें हमने करंट फ्लो की, ये करंट यहाँ गई और इसमें फ्लो हुई। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होती है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बना और इसी कॉइल को टच भी करता है। तो यहाँ दो फिनोमिना इकट्ठे हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कौन बना रहा है? ये कॉइल। वो मैग्नेटिक फील्ड टच हो रहा है किस कॉइल को? इसी कॉइल को। इसलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस में पैदा होगा? आंसर है इसी कॉइल में पैदा होगा। तो इस कॉइल में जो इंडक्टेंस हुआ वो किसके फ्लक्स के कारण हुआ? किसने बनाया वो फ्लक्स? इसने खुद ने बनाया। इसलिए ये जो फिनोमिना हुआ, कौन सा फिनोमिना? कि एक कॉइल में हमने करंट दी, उसके कारण उसने फ्लक्स बनाया, उसके साथ वो फ्लक्स लिंक हुआ, उसके कारण उसमें एक अपोजिट ईएमएफ पैदा हुआ। ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। स्टार्ट कहां से किया? वी हैव गिवन करंट टू ए दिस कॉइल। लास्ट रिजल्ट क्या आया था? एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड जनरेटेड इन दिस कॉइल। तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस। नोट करिए। हाँ, अपोजिट ईएमएफ क्यों? क्योंकि हमारे नेचर का नियम है दैट एवरी सिस्टम try to oppose the change। ये कौन सा नियम है? इनर्शिया का। Every system want to remain at its condition and it always opposes a change। सर तो फिर इसमें जो इसका EMF बैटरी चेंज होगा नहीं तो करंट स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसको अभी हम लोग करते हैं। क्या होगा पहले जरा नोट करिए। What is phenomena of self inductance? Self-inductance is a phenomena. Self-inductance is phenomena of a coil. Phenomena of a coil called inductor. इस coil को अब हम क्या कहेंगे? Inductor. In which if there is a change in the current, if there is a change in the current through the coil, if there is change in the current through the coil, then an EMF is induced. Then an EMF is induced across the coil. EMF is induced across the coil. Full stop. Next para.
reason for this inductance is reason for this inductance is that the changing current in the coil generates a changing magnetic field. A changing magnetic field which links with the coil itself, and makes a changing flux. Full stop. This changing flux induce EMF according to laws of EMI, electromagnetic induction. ठीक है? तो ये है सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेनन। राइट। अब इसमें छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले जो हम कह रहे हैं इसमें इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चेंजिंग फ्लक्स चाहिए। चेंजिंग फ्लक्स की प्रोसेस को और थोड़ा बारीकी से देखिए। यहाँ पर जब हमने इसको स्विच ऑन नहीं किया, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 0। जब हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं तो इसका जो भी रेजिस्टेंस सर्किट का होता है, उस रेजिस्टेंस के अनुसार E/R जो भी फॉर्मूला होता है, उससे इसमें करंट फ्लो होगी और वो करंट की वैल्यू है I। तो जैसे ही मान लो ये I की वैल्यू 5 एम्पियर है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये करंट तुरंत 5 नहीं होती, इसमें टाइम लगता है। 0 से 1 एम्पियर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ग्रेजुअल ही बढ़ेगी क्योंकि 0 के बाद 5 नहीं आता है। इसका मतलब बढ़ती है करंट। जब ये करंट बढ़ती है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हमें मालूम है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अनुसार चेंज होता है? I के अनुसार। तो ये करंट जब 1 होगी तो BB1 होगा, फिर 2 होगी तो BB2 होगा। हर बार B कैसा हो रहा है? चेंज। तो जब करंट फुल बढ़ेगी तो B कैसा होता जाएगा? चेंज होगा 0 टू मैक्सिमम। जब B चेंज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? B into A। तो जब B चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। उसके बाद फैराडेज लॉ क्या कहता है? that induced EMF is d∅dt। तो अगर फाइन चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस ए EMF, ये वाला EMF इसमें पैदा होता है। ठीक है? ओके। इस EMF के कारण क्या होता है? अब जो आप बात पूछ रहे थे कि इस EMF के कारण कितना EMF होता है? बैटरी के पास एनर्जी है, ये यहां से ऐसे करंट फ्लो कराती है, करंट फ्लो करा के इसमें चार्ज भरते हैं और ये इस करंट के अनुसार एक उल्टा EMF बनाता है। इसके पास एनर्जी है, इसके पास अपनी एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ रिएक्ट करता है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होती है, तो ये क्या करता है? ये उल्टा EMF पैदा करके उसमें डिले कर देता है। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर होता तो करंट 0 to 5 एम्पियर जाने में इसको टाइम लगता 0.001 सेकेंड। लेकिन अगर ये एक इंडक्टर है
तो इंडक्टर ने क्या किया, इसको अपोज किया, इसने यहां पर अप्लाई किया 12 वोल्ट, इंडक्टर ने एक उल्टा ईएमएफ बनाया 10 वोल्ट। तो यहां एक्चुअल वोल्टेज कितना मिला, 2 के अनुसार एक छोटी सी करंट बनी 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर करंट इसमें बनी, फ्लो होने लगी, तो इसका चेंज थोड़ा सा और कम हो गया और अब ये -10 की जगह बनाने लगा -8। अब कितना वोल्टेज हो गया, 4 के अनुसार अब इसमें करंट हो गई 2 एम्पियर। इस तरह से धीरे धीरे इसका अपोजिशन कम होते जाता है और इसकी करंट इसमें कंटिन्यू होके इंक्रीज होते जाती है। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। दिस इज राइज ऑफ करंट। ये इसका टाइम और ये है करंट। तो ये ओके, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, हम पहले उसके नियम पढ़ते हैं। पहले ये फिनोमेना पढ़ते हैं कि इसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा कर सकता है, थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे थे। देखिए, जितनी ज्यादा इसमें करंट जाएगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स बनेगा गिवन टाइम में उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। फ्लक्स बनाने वाला कौन है, ये कॉइल। करंट भी किसमें फ्लो होती है, इसी कॉइल। फ्लक्स भी इसी को लिंक होता है और करंट भी इसी में फ्लो होती है। तो ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनेट है, भाई। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। अगर हम इसको इक्वल करें, अगर हम इसको इक्वल करेंगे, देन दिस इज phi b is equal to a constant into phi। तो ये करंट इसमें फ्लो हो रही है और ये फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है। तो करंट के अनुसार फ्लक्स लिंक होता है। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है ये हमको समझने में हेल्प करता है कि L किसके बराबर होगा, phi अपॉन I। अगर हम करंट को
if I is equal to 1, तब L किसके बराबर हुआ? 5। तो नोट करिए, coefficient of inductance of a coil is numerically equal to flux linked with the coil when current in the coil is 1 unit. When current in the coil is 1 unit. ओके, तो 1 एम्पियर करंट करने से जितना फ्लक्स आएगा वो उसका इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इसका फाई का फॉर्मूला है, तो ये इसका ई का फॉर्मूला है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, ये जो एल बना, दिस एल इसकी यूनिट नोट करिए। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। Unit of self-inductance is Henry. The practical unit is millihenry. Millihenry क्या होगा? 10 to the power minus 3 Henry. Okay. अब देखते हैं EMF induced in the coil. ये EMF इसमें इंड्यूस होगा which is equal to d phi by dt. फाई, और फाई किसके बराबर होता है? P into A। फाई यहां से लेते हैं, अभी हमने बनाया था फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो ये नेगेटिव इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है, दिस सिंपली शोज द फ्लक्स डिक्रीजेस, तो ईएमएफ क्या करेगा? उसको इंक्रीज करेगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ये उसको डिक्रीज करेगा। फाई हमने पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, उसको हम यहाँ रख देते हैं, सो दिस इज एल आई, सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी। L is inductance, coefficient of inductance, इसके लिए हम शॉर्ट में यूज करेंगे इंडक्टेंस, और di by dt, this is rate of change of current, rate of change of current. L is inductance. So EMF induced is L into rate of change of current. इतना EMF इसमें इंड्यूस होगा, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, रादर 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि L की क्वांटिटी कितनी है, I का चेंज कितना ज्यादा हो रहा है, और कितनी जल्दी हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है। इन तीनों को मिलाकर हम निकाल सकते हैं कि EMF कितना होगा। अच्छा,
ये जो L है इंडक्टेंस, ये खुद किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है ये उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अभी सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, इंडक्टेंस L डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर, यानी उसका एरिया कितना बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितने हैं, इन चीजों पर डिपेंड करता है सर। तो E = -L/di/dt। अब इसके बेसिस पर इस माइनस के कारण इसको जरा देखिए किस तरह का EMF पैदा होता है। दो सिचुएशन हम लेते हैं, एक बार हम इसको स्विच ऑन करेंगे और एक बार स्विच ऑफ करेंगे। जब ऑन करेंगे तो करंट का क्या बिहेवियर है, करंट राइज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, और जब ऑफ करेंगे देन करंट इंक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। ओके, तो पहले लेते हैं व्हेन इट इज स्विच ऑन। ये करंट राइज होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसमें एक EMF इंड्यूस होता है, और ये है इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन। EMF की डायरेक्शन कैसी रहेगी, करंट के अपोजिट। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ रही है और ये उसको क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, नहीं बढ़ने देना चाहता। नहीं बढ़ने देने का क्या तरीका है, अगर एक डायरेक्शन में करंट बढ़ती है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट पैदा करो, उसकी उल्टी डायरेक्शन में EMF पैदा करो। इसलिए इसका EMF कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा केस लेते हैं, जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। अभी हमने पहले स्विच ऑन किया था और करंट राइज हुई। जब ये राइज होती है तो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। दूसरे केस में हमने इस करंट को ऑफ किया, स्विच ऑफ करने से करंट चेंजेस, करंट इसकी फॉल होती है और करंट चेंज कैसा होता है, या करंट का कहना चाहिए डिके होता है, I to 0। अगर इसकी करंट I to 0 होती है तो ये चाहता है कि करंट I से I बनी रहे, 0 मत हो। करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ये, लेकिन करंट की क्वांटिटी कम होते जा रही है। 5 से 4 3 2 1 0 डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन किधर रहेगी, प्लस से माइनस। वहां भी यहाँ वहां क्या केस था, 0 1 2 3 4 5, और जब इसको ऑफ करेंगे तो 5 4 3 2 1। ये कम हो रही है और ये इंडक्टर चाहता है कि ये कम मत हो, इसलिए ये अपनी एनर्जी यूज करके एक EMF इंड्यूस करता है ताकि इधर और करंट जाए, तो इस डायरेक्शन में ये EMF इंड्यूस करता है। ये है इंड्यूस्ड EMF। So here EMF induced along
डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब देखिए, जब करंट की डायरेक्शन से रिलेट नहीं करना है, करंट की डायरेक्शन तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको ये देखना है कि करंट राइज हो रही है कि फॉल हो रही है। अगर करंट इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है, तो इसका ईएमएफ कैसा होगा? उल्टा। और अगर करंट डिके हो रही है, फॉल हो रही है, तो ये उसको सपोर्ट करने के लिए ईएमएफ किधर बनाएगा? सीधा। ये नियम अब याद रहेगा। अगर ऐसे करंट होती तो भी प्रॉब्लम नहीं था, उल्टी करंट होने से करंट जब बढ़ेगी तो अपोज करेगा, और करंट जब कम होगी तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज बिहेवियर ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें वो अपोजिट ईएमएफ इसमें जीरो नहीं करेगा करंट। हाँ, अब इसका अपोजिट ईएमएफ कितना बनता है? तो आंसर है इसका अपोजिट ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ के बराबर शुरू होता है। जैसे हमारा अप्लाइड ईएमएफ है 12 वोल्ट, तो अपोजिट ईएमएफ इमीडिएटली एक इंस्टेंट के लिए 12 वोल्ट ही बनेगा, उल्टा। उस समय ये कैसा होगा? मैक्सिमम। उसके बाद एनर्जी किसके पास है? बैटरी के पास एनर्जी है, उसके पास अपनी एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। तो बैटरी से चार्जेस उसके कंडक्टर में जाने शुरू हो जाते हैं। जब उसके कंडक्टर में जाने शुरू हो जाते हैं तो उसका जो अपोजिशन है वो कम हो जाता है। अपोजिशन किसके प्रोपोर्शनेट होता है? जितना राइज होना है। इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि शुरू में मान लीजिए इसमें करंट जा सकती है 10 एम्पियर। शुरू में यहां से करंट जाती है 0 एम्पियर, स्टार्ट होती है, तो डिफरेंस कितना है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर डी आई बना। अगर 10 एम्पियर डी आई बनता है, ये डी आई 10 एम्पियर बना, तो ई भी कैसा बनेगा? फुल। अब उसके बाद इसमें से थोड़ी सी करंट चली गई। फिर से इधर ध्यान दीजिए, इसको हमने स्टार्ट किया, इसकी टोटल कैपेसिटी 10 एम्पियर की है। स्टार्ट में 0 एम्पियर था इसका, तो डिफरेंस डी आई की वैल्यू कितनी थी? 10 माइनस 0 10 एम्पियर। जब इसकी वैल्यू 10 एम्पियर थी डिफरेंस की, तो इसने इंड्यूस ईएमएफ कितना बनाया? इंड्यूस ईएमएफ 12 वोल्ट पूरा बना दिया, जो इसको अपोज करता है। उसके बाद इसमें से थोड़ी सी करंट इधर फ्लो हुई, क्योंकि इसका ईएमएफ, इसके पास पावर है, एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण करंट थोड़ी सी इसमें राइज करती है, और ये करंट मान लीजिए 2 एम्पियर है। तो अब इसके पास डिफरेंस कितना आ गया? 8 एम्पियर। डी आई की वैल्यू कितनी है? 8। अब चूंकि डी आई कम हो गया, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पहले 12 वोल्ट हुआ करता था, ये कम होके 8 वोल्ट हो गया। अब 8 वोल्ट अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, तो नेट वोल्टेज कितनी हो गई? अप्लाई कितना कर रहे हैं? 12। इंड्यूस कितना है? 8, तो 4 वोल्ट। पहले कितना हो रहा था? 2 वोल्ट, अब कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के कारण इसमें और करंट बढ़ जाती है, और ये करंट बढ़ के मान लो हो गई 6 एम्पियर। अब गैप कितना बचा? 4 एम्पियर। डी आई की वैल्यू कितनी रह गई? 4। अगर ये 4 होती है तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अगला जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो और भी कम होगा। तो शुरू में ईएमएफ ज्यादा होता है जो इंड्यूस करता है, और धीरे धीरे उस ईएमएफ की वैल्यू कम होते जाती है। ये ईएमएफ की बात है। करंट का क्या होता है? तो इनिशियली करंट कम होती है, और फिर करंट धीरे धीरे बढ़ते जाती है। पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6,
क्यों बढ़ते जाती है? क्योंकि इसका अपोजिशन कम होते जा रहा है। ठीक है, तो बाद में आपको ये सिचुएशन आएगी कि अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज 12 है तो जैसे ही हम स्विच को हिट करते हैं अपोजिट वोल्टेज कितना होगा? आंसर है 12। ठीक है, सो दैट वे यू आर राइट कि जितना हम अप्लाई वोल्टेज करेंगे उतना ही अपोजिट वोल्टेज आएगा, बट दैट विल बी फॉर ए इंस्टेंट। उसके बाद एनर्जी कौन देगा? बैटरी। बैटरी एनर्जी देती है लेकिन उतनी आसानी से नहीं जाती जितनी आसानी से एक कंडक्टर में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट ईएमएफ बनाना छोड़ता नहीं, बनाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। करंट को मैक्सिमम पहुंचने में टाइम लगता है, प्लेन कंडक्टर में बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, और इंडक्टर होने से धीरे 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 जब उसका पूरा ईएमएफ ओवर रूल कर लेगी तब जाके वो करंट मैक्सिमम पहुंचेगी। दैट इज राइज ऑफ करंट। अभी हम लोग उसको राइज ऑफ करंट को अलग से डील करेंगे। तो ये ई का फॉर्मूला बना, इसके बेसिस पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस को फिर से एक बार डिफाइन किया। किस तरह से डिफाइन किया? देखिए, L को डिफाइन करना है तो L इज इक्वल टू E इफ di by dt इज इक्वल टू 1। ये तो ये हमने इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनाई, नोट करिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is equal to induced EMF is equal to induced EMF when rate of change of current through the coil, when rate of change of current through the coil is 1 ampere per second, 1 ampere per second। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंडक्टेंस। तो देखिए, हमने एक मशीन बनाई जो 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, चेंज करती है। एक इंडक्टर कॉइल हमने लगाया और उसमें ये मशीन लगाई, इसने उसमें करंट चेंज की 1 एम्पियर पर सेकेंड, 5 एम्पियर डाउन किया 1 सेकेंड। इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस नापा यहां पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट DI by dt हम क्या कर चुके हैं? 1। EMF कितना आया? 20 वोल्ट। तो 20 ही क्या है उसका? सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हमने एक दूसरी कॉइल लेके आए, बहुत सारे तार लपेटे हुए, बहुत बड़ा एरिया है, उसको लगाया। फिर से हमने वो मशीन लगाई 1 एम्पियर 1 सेकेंड, इस हिसाब से वो करंट को चेंज करती है। फिर इसका वोल्टेज देखा और इसका वोल्टेज आया 100 वोल्ट, 100। तो इसका इंडक्टेंस कितना माना जाएगा? 100 हेनरी। ये L को नापने का तरीका है, इंडक्टेंस को। तो इंडक्टेंस को किससे नापा जाता है? वोल्टेज से, जो उसके अक्रॉस इंड्यूस होती है। शर्त क्या है कि हम उसको देंगे क्या? करंट का चेंज। कैसे करंट का चेंज देंगे? फिक्स कर दिया हमने 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड देने से जितना वोल्टेज वो अपोज करेगा, जितना वोल्टेज इंड्यूस करेगा, वही उसके इंडक्टेंस की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इंडक्टेंस निकाला जाता है। अच्छा, अब फिर से हम आते हैं कि इसमें जो ग्रोथ ऑफ करंट होती है, क्या ये ग्रोथ ऑफ करंट कैसी होती है? तो ग्रोथ ऑफ करंट के लिए आपको एक छोटा सा इसका याद रखना है फॉर्मूला। I at any time is given by I naught
1 minus e to the power minus t upon L R, या इसको हम लिख सकते हैं t upon t। ये फॉर्मूला है करंट एट द टाइम t। अब इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है उसको पहचानते हैं। I is current when time is t। ये दो वेरिएबल हैं, जैसे जैसे ये टाइम बदलेगा वैसे वैसे ये करंट बदलेगी। I नॉट क्या है? I नॉट फुल और सैचुरेटेड करंट। फुल, सैचुरेटेड, मैक्सिमम, कुछ भी मानिए ये करंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये कैपिटल टी क्या है? ये T is टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं इसमें एक इंडक्टेंस लगा हुआ है और हर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर हम दिखाएं तो, नहीं दिखाएं तो भी रेजिस्टेंस तो होगा। और मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और इसके इंडक्टेंस की वैल्यू L है, तो टाइम कांस्टेंट हमको मिलेगा L अपॉन R से। टाइम कांस्टेंट इज L अपॉन R। अब इस करंट की ग्रोथ कैसे होती है? तो इस करंट की ग्रोथ ऑफ करंट, इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। और अब ये कहां पहुंच गई है? मैक्सिमम वैल्यू I नॉट। दिस इज I, y एक्सिस पर I है और x एक्सिस पर टाइम। आइडियली हम लोग इसको मिलाते नहीं हैं, ये माना जाता है दिस मीट्स एट इंफिनिटी। ओके, ये जो टाइम कांस्टेंट है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू ये आती है कि उस समय I अपॉन I नॉट, I अपॉन I नॉट की वैल्यू हो जाती है 0.63 I नॉट। ये है टाइम कांस्टेंट। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए एक दो सेंटेंस में। एक इंडक्टर हमने लगाया है, उसको बैटरी लगा के स्विच ऑन कर दिया, थोड़ी देर वेट किया कि जितना करंट बढ़ना है बढ़ जाए। टोटल करंट उसकी बढ़ते 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 लास्ट में हमने जाके देखा 10 एम्पियर पे जाके रुक गई। तो ये 10 एम्पियर क्या है? उसकी मैक्सिमम करंट I नॉट। ठीक है, उसका 0.63 कितना होगा? 6.3 एम्पियर। अच्छा, दोबारा हमने एक्सपेरिमेंट चालू किया तो करंट बढ़ रही है, तो 0 से 10 एम्पियर एक स्टेप में नहीं पहुंचती, टाइम थोड़ा थोड़ा बीतेगा और बढ़ते जाएगी। और हम घड़ी देखते जाते हैं, जैसे ही उसकी करंट 6.3 एम्पियर पर पहुंचती है, 6.3 एम्पियर पर, तो कुछ टाइम बीत चुका होगा। वो वाला टाइम इस इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट है। मैक्सिमम का कितना पोर्शन? 0.63। अगर उसका इंडक्टेंस बहुत तगड़ा है तो वो 5 सेकंड लगा देगी 0.63 पहुंचते पहुंचते, और अगर उसका इंडक्टेंस बहुत कम है तो 1 ही सेकंड में पहुंचने देगी। इंडक्टेंस आफ्टर ऑल क्या है? अपोजिशन। तो जिसका जितना ज्यादा अपोजिशन होगा उतना ज्यादा वो टाइम लगाएगी, उतना ज्यादा टाइम लेगी करंट को अलाउ करने में।
इसलिए टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? L अपॉन R। न्यूमरेटर में कौन है? L। जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा वो टाइम लगाएगी अपोज करने में, और उतना ज्यादा ही ईएमएफ बनाएगी, क्योंकि ईएमएफ में भी टाइम आएगा, L आएगा, L di by dt। ओके, वो अलग चीज। सो दिस इज ग्रोथ ऑफ करंट। ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। इसी तरह से जब करंट डिके होती है तो डिके ऑफ करंट में डिके कब होगा? जब हम इसको क्या करेंगे? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करेंगे तो करंट आई से कम होते होते जीरो आ जाएगी। उस समय क्या ये तेजी से गिरती है, यूनिफॉर्मली गिरती है, किस तरह से करंट कम होती है उसे देखिए। वन में से 0.63 को माइनस करिए, ये 0.37 I0। मैक्सिमम करंट इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रही थी और हमने स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ किया उसको जीरो की तरफ जाना है तो वो गिरते जाएगी। कौन नहीं गिरने देगा उसको? इंडक्टेंस। ओके, तो ये उसको धीरे कर देता है, तो कम होते 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 इसकी वैल्यू कितनी पहुंचेगी? 0.37। ये वैल्यू जब पहुंचेगी, ये उस समय जो टाइम बीता होगा वो किसके बराबर होता है? टाइम कांस्टेंट। ये दोनों एक ही चीज है, भले आप उधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो। ये देखिए, ये अगर 0.63 है तो ये कितना होगा? 0.37। इसको उल्टा करोगे ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डीके में ये वाला और राइज में वो वाला। डीके में जो करंट आएगी दैट I is equal to I0 e to the power minus t upon t। ये क्या है? I0 माइनस दिस वन। इसमें से जब डिके होता है तो I0 तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो क्या बचा? e to the power एक टर्म बचा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर ड्यूरिंग डिके। तो टाइम कांस्टेंट याद रखिए, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखिए और ग्राफ याद रखिए। एक चीज और, सीबीएसई के सिलेबस में ये वाला ग्राफ, टाइम कांस्टेंट और ये फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, स्टेट बोर्ड में भी होता है। और राइज एंड ग्रोथ एंड फॉल ऑफ करंट, ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है और हमको हमेशा डाउट होता है कि इसमें करंट कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, इसलिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप किसी भी अच्छी बुक पे देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट के ही मिलेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इतना पोर्शन कर लेना काफी है आपके लिए। अब आप देखेंगे आपसे न्यूमेरिकल सब बन जाएंगे। इसका डेरिवेशन भी है पर हमको उसकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमको सिर्फ ये पता लग जाता है इससे कि आई की वैल्यू इन पर डिपेंड करती है, इस पे, ये वाले टी पे, और ये टी क्या चीज है? L अपॉन R। और जनरल कंसेप्ट हमको क्या याद रहता है कि जितना ज्यादा उसका इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा वो डिले करेगी, करंट की राइज को भी डिले करेगी और करंट के फॉल को भी डिले करेगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इंडक्टेंस की एक और चीज देखिए, ये जो फॉर्मूला है L di by dt, दिस, ये एक ऐसा
ऐसा फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और ये आपको बनाना आना चाहिए। ओके, जरा नोट करिए। देयर इज वन इंडक्टर, देयर इज वन इंडक्टर in series with a bulb, in series with a bulb. Inductor has inductance L equal to 50 Henry. 50 Henry. When the bulb is switched off, when the bulb is switched off, it takes 0.01 second, 0.01 second for the current to decrease from 2 ampere to 0 ampere. From 2 ampere to 0 ampere. ठीक है, L की वैल्यू कितनी लिखवाएं? 50 है। हेनरी के लिए साइन कैपिटल H। ओके, calculate induced EMF. Calculate induced EMF. कितना आया? 10,000 वोल्ट। इसका ये मतलब है, देखिए ये एक इंडक्टेंस है और यहां हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। इंडक्टेंस रेजिस्टेंस इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही थी और इसका हमने स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ किया, ये करंट को सपोर्ट करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है? 10,000 वोल्ट। ये 10,000 वोल्ट यहां से आया, यहां से आया और ये बल्ब किस पर चलता है? 220 वोल्ट। मिला कितना इसको? 10,000। तो 10,000 वोल्ट में 220 वोल्ट बल्ब का क्या होगा? इट विल गेट फ्यूज। ओके, ठीक है। अगर ये 50 हेनरी नहीं है, मान लो 50 हेनरी नहीं है, सिर्फ 5 हेनरी है या 0.5 हेनरी है, तब भी इसको 1000 वोल्ट तो मिलेगा। 1000 वोल्ट में बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये कब हुआ? जब हमने ऑफ किया तब। स्विच को क्या कर रहे हैं? ऑफ। तो जब भी हम स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट को सपोर्ट करने के लिए इंडक्टर कॉइल एक ईएमएफ बनाता है और करंट को सपोर्ट करता है ताकि वो जीरो मत हो। वो ईएमएफ का फॉर्मूला वही है जो हमको मालूम है, EL di/dt। अब इसमें देखिए ये dt क्या है? टाइम। कौन सा टाइम? जो करंट को कहां पहुंचाता है? जीरो। और हमने तो स्विच ऐसे बंद किया। जैसे हमने स्विच बंद किया, करंट को क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो टाइम उसको कितना मिला? नहीं के बराबर। धीरे 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 करके तो हमने कम नहीं किया,
एक साथ कर दिया, तो ये टाइम बहुत छोटा होता है। अगर ये टाइम बहुत छोटा होगा तो बताइए ई की वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी। तो हमेशा इंडक्टर जो है जब हम ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उस समय एक बहुत बड़ा ईएमएफ बनाता है। वो जो ईएमएफ बनाता है, जहां से हमने यहां से ऑफ किया ये, तो इसका ईएमएफ कहां पहुंचा, यहां पे, और इधर से यहां। स्विच से को ऑफ कर रहे हैं ना, स्विच से जैसे ही हमने ऑफ किया, जो ये सर्किट ऐसा कंप्लीट था, यहां से टूटा, यहां से सर्किट टूटा, तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ पैदा हुआ। वो ईएमएफ किसने भेजा है, इंडक्टर ने भेजा है, और उसकी वैल्यू कैसी है, वेरी हाई। ये वैल्यू इतनी हाई होती है कि यहां पर स्पार्क होने लगता है, और ये स्पार्क आप सबने देखा, जब भी हम अपना स्विच ऑफ करते हैं तो अंदर एक स्पार्क दिखता है, चमक दिखती है। वो चमक रेगुलर करंट के ऑफ होने के कारण नहीं है, वो किसके कारण है, सर्किट में कहीं ना कोई इंडक्टर लगा हुआ है। उस इंडक्टर ने क्या किया है, एक अपोजिट ईएमएफ बनाया, वो अपोजिट ईएमएफ हमने तोड़ा, वो करंट यहां से गई और उसके कारण स्पार्क। इसलिए ब्रेकर जब ऑफ किया जाता है उस समय स्पार्क बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके साथ इंडक्टर जुड़े होते हैं और वो इंडक्टर उसमें बहुत हाई ईएमएफ बनाते हैं। अब अगर इसके रास्ते में कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब को भी उतनी हाई वोल्टेज मिलेगी, वो उतना बियर नहीं कर सकता, और वो क्या हो जाएगा, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज हो गया, हमने स्विच बंद किया, बल्ब फ्यूज हो गया, हम तो वैसे ही स्विच बंद कर दिए, हमको पता नहीं चलता कि बल्ब फ्यूज हो गया। अगली बार जब हम आते हैं, स्विच ऑन करते हैं, देखते बल्ब नहीं चलता, और हम क्या बोलते हैं, हमने जैसे ही पिछली बार बल्ब जल रहा था जब हमने बंद किया, और अभी जैसे ही जलाया बल्ब फ्यूज है, तो जलाते ही फ्यूज हो गया। तो बल्ब कब फ्यूज होते हैं, हाँ, बल्ब हमेशा ऑफ करते समय फ्यूज होते हैं, ऑन करते समय फ्यूज नहीं होते, क्योंकि ऑफ करते समय उसको हाई वोल्टेज मिलता है। जब हम ऑन करते हैं तो क्या इतना हाई वोल्टेज मिलता है, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि उस समय हमारा एक अप्लाइड वोल्टेज रहता है, वो जो मैंने आपको 12 और 10 वाला बताया, अप्लाइड वोल्टेज रहता है, और ये उल्टा वोल्टेज बनाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो कंट्रोल्ड मिलता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होता। जैसे ही हमने इसको ऑफ किया, ऑफ करने से हमने इसको तो ऑफ कर दिया, तो ये इसके ईएमएफ को बैलेंस कर ही नहीं पाता, तो ये अपनी मन मर्जी बनाता है इतना, और ये बहुत हाई वैल्यू होती है। इसलिए कोई भी चीज यहाँ पर हो, यहाँ पर हमको स्पार्क दिखता है, और हर ट्यूबलाइट के पीछे जो कॉइल लगी रहती है ये है, हर पंखे के अंदर कॉइल लगी रहती है, उसका इंडक्टेंस होता है। तो बिना इंडक्टेंस के हमारे घर के सर्किट नहीं होते, हर चीज में इंडक्टेंस होता है, तो जिसको भी आप बंद करेंगे उसमें स्पार्क आएगा। तरीका समझ आया? और इसका 1 मार्क क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी द स्पार्क इन अ स्विच व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन वी स्विच ऑफ the back EMF is very high according to relation this. This high EMF generates spark in the switch. Plus, चूंकि ये 1 मार्क 2 मार्क का है, 1 सेंटेंस और 2 sentences are sufficient for that. ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर हम हाई वोल्टेज पैदा करते हैं। हाई वोल्टेज पैदा करने की एक मशीन होती है, इंडक्शन मशीन। उस इंडक्शन मशीन में L की वैल्यू हम बहुत हाई रखते हैं, और यहाँ पर एक ब्रेकर रखते हैं। वो जब हम चलाते हैं तो वो ऐसे ब्रेक करता है, जैसे ही सर्किट को ब्रेक करेगा उसका टाइम बहुत कम है, L की वैल्यू बहुत हाई है, टाइम बहुत कम है। जैसे आपने अभी सॉल्व किया, 10,000 वोल्ट हम इससे पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज हम 10,000 वोल्ट हमारे पास सप्लाई का सोर्स नहीं है, हमारी बैटरी तो 6 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, और उससे हम 10,000 वोल्ट भी पैदा कर सकते हैं, ये वाले तरीके से। समझ आया?
तो इसके क्वेश्चन किस तरह से होंगे? हाउ कैन यू क्रिएट 10,000 वोल्ट सप्लाई विद हेल्प ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी? तो आंसर क्या होगा? बाय यूजिंग ए इंडक्टर, हाई कैपेसिटी इंडक्टर एंड स्विच, बस। और क्या करेंगे? फर्स्ट विल अलाउ करंट टू फ्लो एंड देन मेक ए ब्रेक। As soon as there is a break, the EMF will rise according to equation this. Equation जरूर कोट कर दीजिए। तो इससे हम लोग जितना मर्जी उसका EMF हाई क्रिएट कर सकते हैं। Is this clear? इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बल्ब के लिए या ऐसी दूसरी मशीनों के लिए वो फ्यूज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? इस बल्ब का कुछ रेसिस्टेंस होता है, जैसे इस बल्ब का रेसिस्टेंस है 50 ओम, तो हम क्या करते हैं? यहां पर एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस लगा देते हैं 500 ओम। अब क्या होता है? जब हम नॉर्मली स्विच ऑन करेंगे तो करंट कहां से जाना पसंद करेंगे? 50 ओम से बल्ब जलता है। लेकिन जैसे इसको स्विच ऑफ करते हैं, हाई वोल्टेज आती है, हाई करंट आती है, तो उसको यहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं। तो वो पूरी करंट इसमें से नहीं जाती, थोड़ी सी इसमें से चली जाती है, तो इसकी सेफ्टी हो जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो अच्छी मशीनें आती है वहां सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा रहता है। इसको ये जो करंट बढ़ के जाती है झटके में, इसकी के लिए हम शब्द यूज करते हैं सर्ज। सर्ज मतलब ऐसे पढ़ना, जिसके लिए हम लोगों ने क्लास 11 में इंपल्स पढ़ा था। लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम, इसमें करंट के लिए उसको क्या बोलते हैं? सर्ज। तो ये सर्ज कब आते हैं? जब कहीं कोई स्विच ऑफ होता है और कोई इंडक्टर रास्ते में कहीं होता है। जिस इंडक्टर की करंट को आप ऑफ कर देंगे, तुरंत वो सर्ज करेगा, एक बार झटका मारेगा हाई ईएमएफ, और उस झटके के कारण हमारी मशीनें खराब हो सकती हैं, स्पेशली लैपटॉप्स। तो आप देखेंगे लैपटॉप का जब आप एक्सटेंशन खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है सर्ज प्रोटेक्टर इंक्लूडेड, उसमें और एक बैलून बना रहता है छोटा सा, उसकी तार में आप देखेंगे एक बैलून बना हुआ रहता है, दैट इज हाई रेजिस्टेंस। वो सर्ज को बाईपास करने के लिए, तो उसमें से सर्ज करंट बाईपास होती है और सेफ्टी हो जाती है। ओके, उसका सर्किट अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि उसमें कैपेसिटर है और किस तरह से उसको बनाते हैं, पर सर्ज ये होता है और इसको उससे कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, जैसे यहां पर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। क्या कैपेसिटर में से करंट पार होती है? नहीं। तो जब इसमें से करंट आएगी तो कहां से जाएगी? बल्ब से जाएगी, राइट। लेकिन जब इसमें हाई वोल्टेज आएगी तो हाई वोल्टेज के कारण बल्ब, ये जो कैपेसिटर है इसमें क्या आ जाएगा? चार्ज। तो वो वोल्टेज जो है, उस वोल्टेज का चार्ज बल्ब में से जाएगा, लेकिन बहुत सारा चार्ज क्या कहां चला जाएगा? कैपेसिटर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर कैपेसिटर से धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता रहेगा। तो जो पहला झटका आएगा वो बल्ब पे नहीं आएगा, किस पर आएगा? कैपेसिटर। इस तरह से सर्ज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया? तो सर्ज शब्द अब आपको कंप्यूटर में बहुत मिलेगा। ओके, दो बल्ब हैं, ये सर्किट बना हुआ है और हमने यहां से स्विच ऑन किया। दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2। कौन सा बल्ब जलेगा और कौन सा नहीं जलेगा, या कौन सा पहले जलेगा कौन सा बाद में जलेगा, क्या सीक्वेंस होगी, इसे बताइए। बल्ब नंबर 2 पहले जलेगा, क्यों? करेक्ट। ऊपर का इंडक्टर अपोज करता है, अपनी ब्रांच में वोल्टेज को नहीं बढ़ने देगा। तो यहां से जो करंट जा रही है उसके दो हिस्से हुए। ये वाली करंट को इसने रोक दिया,
थोड़ी देर के लिए, टाइम कांस्टेंट के लिए, तो करंट को कहां से जाना पड़ेगा? ये इसमें एक फिक्स रेजिस्टेंस है, ये रिएक्ट नहीं करता, जो वैल्यू है सो है, लेकिन करंट को अलाउ करेगा। तो पूरी करंट इसमें से जाएगी तो कौन सा बल्ब चमकेगा? V2। So initially V2 will glow because this will create opposite EMF। अच्छा, फिर टाइम के बाद, टाइम कांस्टेंट के बाद इसका अपोजिशन खत्म हो जाएगा। जब इसका अपोजिशन खत्म हो जाएगा तो इस करंट के पास दो रास्ते हैं, दोनों में से किस तरफ रेजिस्टेंस कम है? ऊपर वाले के पास रेजिस्टेंस कम है, इसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट किसमें से जाएगी? अब करंट ऊपर वाले में से जाएगी, ये बल्ब जलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो इनिशियली bulb 2 will glow because inductor will oppose the current. After some time, when opposition is finished, then the inductor become a good conductor, क्योंकि ये किसका बना होता है? कंडक्टर का बना होता है। Then resistance of V2 is larger, therefore current will flow through V1 and V1 will light up. करंट चूंकि उसमें से जा रही है, therefore V2 will close down. So this is self inductance. इसके थोड़ा सा तो करंट जाएगा V2 में जब Now we draw expression for self inductance. ये बड़ा छोटा सा derivation है. We know that self inductance is equal to flux divided by current. ये हमने शुरू में इसकी डेफिनेशन में बनाया हुआ है, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज द इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, ये किसी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं। लेट दैट करंट बी आई, लेट देयर बी ए इंडक्टर, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस, देयर आर n number of turns per unit length. Then how much is the magnetic field? V inside the inductor is equal to mu naught and I. This is magnetic field. Okay. Then flux linked to one coil. Flux linked to one turn.
ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो सेल्फ इंडक्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एरिया। हाँ, सॉरी, यस, वन लेंथ इज देयर and L. So this is mu naught n square A L. अगर हम कैपिटल N वाला फॉर्मूला बनाना चाहें तो स्मॉल n किसके बराबर है, n अपॉन L। सो दिस इज इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। तो इंडक्टेंस के ये दोनों फॉर्मूलास हैं। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद अगली डेफिनेशन नोट करिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस।